हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल CSR ज्योग्राफी में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप सभी को क्लास 9th का ज्योग्राफी 3rd चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स पहले NCERT कंप्लीट करेंगे, फिर आपका नोट्स वगैरह वाला डालेंगे, उसके बाद फिर आपका NCERT क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये पहले NCERT का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स की किस प्रकार का है, क्या कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर वो सारा करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है अफवाह। अफवाह का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अफवाह जो है स्टूडेंट्स, वो अफवाह जो है नदियों में जल जब बहती है तो उस तरह के को ही अफवाह कहते हैं। अफवाह क्षेत्र देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ क्या कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अफवाह शब्द का एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जैसा कि हम अभी बताएं स्टूडेंट्स कि जो अफवाह है वो नदी क्षेत्र की व्याख्या करता है। ठीक है, नदियों में जो जल प्रवाहित होता है उसी को अफवाह कहते हैं। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। अगर हम लोग भारत के भौतिक मानचित्र को देखेंगे तो पता चलेगा, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। किसी नदी तंत्र से स्टूडेंट्स जब जल प्रवाहित होती है तो उसे एक नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है, और अफवाह द्रोणी कहते हैं, उसे अफवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, जैसे कि इधर से एक नदी जा रही थी, एक इधर से जा रही थी, और यहाँ कुछ ऊंचा क्षेत्र दिखा। ऊंचा जो क्षेत्र दिखा तो ये जल विभाजक के रूप में काम किया। समझे? जैसे कि यहाँ से कोई एक नदी आ रही थी और यहाँ दोनों विभाजित हो गई, अलग अलग हो गई, तो ये हो गया जल विभाजक। ठीक है, तो इसी को जल विभाजक कहते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, इधर भारत में अफवाह तंत्र। भारत में अफवाह तंत्र को देखना है। ठीक है, भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत में स्टूडेंट्स अफवाह तंत्र को समझने के लिए दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय की नदियाँ तथा दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, हिमालय की नदियाँ यानी कि हिमालय पर्वत तरफ की नदियाँ, और प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी कि नीचे तरफ की नदियाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। जो दोनों है स्टूडेंट्स अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग टाइप के होंगे। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो 12मासी होती हैं, लेकिन जो रहता है ना प्रायद्वीपीय वगैरह, तो जब वर्षा होती है उस समय बहुत लबालब भरी रहती है नदियाँ वगैरह, लेकिन जब शुष्क मौसम आता है, जब गर्मी का मौसम आता है, तो नदियाँ या तो बहुत कम जल रख पाती हैं या फिर सूख जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है। किसमें रहता है? हिमालय पर्वत तरफ की नदियों में, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। काहे रहता है स्टूडेंट्स हिमालय तरफ की नदियों में जल 12मासी? तो वर्षा के साथ साथ जो हिम पिघलन होता है उससे भी उनका रहता है। ठीक है, हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। जो सिंधु नदी है स्टूडेंट्स और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग से निकलती है। ठीक है,
इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गोर्जों का निर्माण किया है। ये जो नदियां हैं ऊपर से आती हैं तो बहुत सारे गोर्ज वगैरह का निर्माण किए हैं। ठीक है, हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। जो ये नदियां हैं स्टूडेंट्स दोनों, वो हिमालय से लेकर जाकर एक तो इधर अरब सागर में मिलती है सिंधु नदी, और एक इधर जो ब्रह्मपुत्र रहती है स्टूडेंट्स वो जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया, देखिए गोर्ज यहाँ पर बना हुआ है, दोनों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी इधर भी पहाड़ी, बीच से नदियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया गोर्ज स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी का स्रोत, नदी की विभिन्न अवस्थाएं, देखिए यहाँ नदी का स्रोत यानी यहाँ से शुरू हुआ, ऊपरी भाग है, मध्य भाग, निचला भाग। गोकुल झील का निर्माण हो गया यानी कि नदी को यहीं पर एक अलग ही छोड़ दिया। ठीक है, विसर्प यानी कि टेढ़ मेढ़ आ रही है तो डेल्टा लास्ट में छोड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चित्र के माध्यम से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। शुष्क मौसम जो होता है स्टूडेंट्स, गर्मी का मौसम, उसमें जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो भी जल घट जाता है उनमें भी, और छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है, मतलब बहुत पतली सी धारा बहने लगती है जो पहले मोटी धारा बहती थी। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली हैं। जो हिमालय की नदियाँ होती हैं स्टूडेंट्स उसकी तुलना में प्रायद्वीपीय नदियाँ बहुत ही लंबाई कम होती है इनकी और छिछली होती हैं। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलते हैं तथा पश्चिमी की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? फिर भी स्टूडेंट्स जो प्रायद्वीपीय नदियाँ उनमें भी कोई पश्चिम की तरफ बहती है और ऊंचे से बहती है, यानी ऊंचे पहाड़ों से बहती हुई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हिमालय की नदियाँ, अब हिमालय की नदियाँ जो है स्टूडेंट्स और प्रायद्वीपीय नदियाँ दोनों को ही पढ़ना है हम लोग को। तो हिमालय की नदियाँ पहले देखते हैं क्या क्या है। सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ ये हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। जो है स्टूडेंट्स, किसी नदी, कोई नदी है और उसकी सहायक नदी है तो उसको नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गोर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए ये हो गया स्टूडेंट्स आपका सिंधु नदी। ठीक है, मानसरोवर झील से ये भी निकलती है। ठीक है, और किधर जाती है आपको तो पता ही होगा, इधर जाती है पश्चिम की तरफ में और ब्रह्मपुत्र इधर आती है। ठीक है, तो सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। जो ये सारा स्टूडेंट्स है, ये सहायक नदियाँ ये सारा मिल जाती हैं सिंधु नदी में, और जाकर सिंधु नदी कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में जाकर मिलती हो। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। जो सिंधु नदी का ढाल है स्टूडेंट्स बहुत धीमा है। ठीक है, सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। जो सिंधु नदी है स्टूडेंट्स विश्व की सबसे लंबी नदी में से एक है। ठीक है, 2900
किलोमीटर इसका लंबाई है। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती हैं। जो गंगा नदी है स्टूडेंट्स भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जो हरिद्वार है स्टूडेंट्स वहाँ गंगा जो है पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। ये नदियाँ हैं स्टूडेंट्स जो गंगा में आकर मिलती हैं। ठीक है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। ठीक है। गंगा में यमुना कहाँ मिलती है तो इलाहाबाद में। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। होता क्या स्टूडेंट्स कि जब गंगा बहती है तो इसके पास आसपास में जितने भी घर वगैरह वहाँ तो बाढ़ आ ही जाएंगे, खास करके वर्षा के दिनों में। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्षा के दिनों में लबालब भर जाती है और अपने जल को और अपने इधर करने लगती है। ठीक है, किनारा होने लगता है जिससे बड़े पैमाने पर जानवर का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊ पर प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। ये तो मूल बात है स्टूडेंट्स। इसका जो लाभ क्या है, लाभ है जो स्टूडेंट्स इसका जो लेकर आती है, इतना तोड़ते हुए फाड़ते हुए लाती है जो मिट्टी को, वो मिट्टी का जमाव बहुत बड़ा लाभदायक है। ठीक है, उसमें बहुत अच्छा खेती होता है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है लेकिन लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। जो है स्टूडेंट्स चंबल नदी, बेतवा नदी तथा सोन नदी, ये जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है जिनके कारण इसमें उतना ज़्यादा पानी नहीं रहती है। ठीक है, बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी, हुगली। ठीक है, यहाँ क्या बता रहा है स्टूडेंट्स कि जो बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ हैं वो गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। ठीक है, फिर यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। कहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है? पश्चिम बंगाल तरफ। ठीक है, बढ़ जाती है। भागीरथी, हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है, डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी जो है स्टूडेंट्स वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यहाँ आप देखिए देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में किस तरह से संगम होता है। ठीक है, देख पा रहे होंगे। इधर से एक नदी आ रही है, इधर से एक नदी आ रही है, इधर से एक नदी आ रही है और इधर से एक नदी यहाँ मिल जा रहा है। ठीक है, इसी को नदी तंत्र कहते हैं। अब इधर देखते हैं। ठीक है, मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती हैं। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जाने जाती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल जाती है आपस में स्टूडेंट्स, तो उसे क्या कहते हैं? मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये जो नदियाँ स्टूडेंट्स से मिलकर बनाती हैं डेल्टा, उसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 देखें, 3.4 चित्र को देखने को स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए आप, गंगा नदी जो है स्टूडेंट्स इधर से बहती हुई आ रही है और यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ मिल जाता है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरता है जहाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है,
गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जलविभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। यहाँ स्टूडेंट्स की 6 किलोमीटर की दूरी पर 1 मीटर गिरावट है, क्या, ढाल का। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। जब ज़्यादा ये हो जाता है स्टूडेंट्स, ढाल थोड़ा कम होने लगता है तो विसर्प हो जाता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, समझे ना। तो अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु तथा सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। इसका जो अधिकतर भाग है स्टूडेंट्स वो भारत के बाहर है, ठीक है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर, ठीक है, नामचा बरवा शिखर एक ठो स्टूडेंट्स, उसमें उसके पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जो अरुणाचल प्रदेश में से आता है गोर्ज के रूप में बन के, तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है, ठीक है। असम जो है स्टूडेंट्स वहाँ बढ़िया से निर्माण हो पाती है, ठीक है। अब देखते हैं तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत जो है सो शुष्क क्षेत्र है और शीत क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। जो असम में है स्टूडेंट्स, जब आती ब्रह्मपुत्र नदी असम में तो यह गुम्फित रूप में बहती है, ठीक है। बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है, बहुत सारे नदी द्वीप को निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? आपको ये आपको पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि ब्रह्मपुत्र नदी के जो बनाया हुआ नदी द्वीप है, किसी नदी द्वीप का याद है जो सबसे बड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती हैं एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। होता क्या स्टूडेंट्स कि अपने जितना नदी का जो क्षेत्र है स्टूडेंट्स उससे भी बाहर आ जाता है पानी, तो बाढ़ आना निश्चित है स्टूडेंट्स। और बाढ़ आती है तो असम और बांग्लादेश को भिगो देती है, पूरा एकदम डुबो देती है, जलमग्न कर देती है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स प्रायद्वीपीय नदियाँ। उस समय मतलब इससे पहले देख रहे थे स्टूडेंट्स हिमालय की नदियाँ, और अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। जो जल विभाजक का कार्य करता है वो कौन करता है? पश्चिमी घाट करता है, ठीक है। जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, जो पश्चिम तट के निकट और उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं, सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो है स्टूडेंट्स की पश्चिमी घाट से, मतलब पश्चिम से देखिए यहाँ पर आपका इस तरह का है ना भारत, तो यहाँ पर जो है सो जल विभाजक का काम करती है और इधर पश्चिम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। बहुत सारे नदियाँ कौन कौन मिलती हैं यहाँ पर आपका उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियाँ जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और जो आनंद मुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नर्मदा द्रोणी किस में है? प्रायद्वीपीय नदियों में है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। इसका जो उद्गम है वो उद्गम जो होता है स्टूडेंट्स नर्मदा का उत्पत्ति वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से के निकट में। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सेलों में यह नदी गहरे गोर्ज से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। जो नर्मदा द्रोणी स्टूडेंट्स नर्मदा नदी है वो जहाँ पर भी गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात निर्माण करती है, यानी कि जलप्रपात का निर्माण करती है,
ठीक है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। होता क्या है, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ठीक है, हिमालयी नदियों की तुलना में, क्योंकि हिमालय तरफ जो होता है से बर्फ़ भी पिघलता है तो उधर जल का मात्रा बढ़ जाता है, और इधर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो वर्षा होगी उसी पर आधारित हैं, तो फिर कैसे हो सकता है, वैसा नहीं होगा ना। तो ये 12 मासी भी नहीं होती, तो ये ज़्यादा लंबी नहीं होती है। तापी द्रोणी, तापी नदी, ठीक है। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा के श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में, जैसे कि हम बताए थे स्टूडेंट्स की इसकी लंबाई बहुत कम रहती है इधर, ठीक है। तो वही अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुंजा, सब पेरियार है उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। तो वही प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं स्टूडेंट्स। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का जो राज्य होगा उसी में बहती होगी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, तो कह सकते हैं गोदावरी, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये जो है स्टूडेंट्स, ये राज्यों में ये फैला हुआ है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ये जो नदियाँ हैं सो गोदावरी की ही हैं, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इससे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी विशालता के कारण स्टूडेंट्स इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। महानदी द्रोणी, महानदी द्रोणी यानी कि महानदी नदी का नाम है, और महानदी द्रोणी इनमें जिनमें वो प्रवाहित होती है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में। जो महानदी है स्टूडेंट्स वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ के आसपास ही झारखंड है, निकट में ही है, ठीक है, तो इधर भी आ जाता है। कृष्णा द्रोणी, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, जो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स वहाँ के पश्चिमी घाट जो है महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हैं। इतने जगह फैली हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कावेरी द्रोणी, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कावेरी जो है सो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला, आपको बता दें स्टूडेंट्स कि पश्चिमी घाट कौन सा है, और उधर का ही कावेरी नदी है, ठीक है, ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स कि अमरावती किस मुख्य नदी का सहायक नदी है, तो आप लिख दीजिएगा किसकी सहायक नदी है सब, ठीक है, कावेरी। ये गया स्टूडेंट्स। फिर नीचे देखते हैं, इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां जो पूर्व की तरफ बहती हैं, दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब झीलों को देखते हैं। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायन, तैराकी, मंजिले खेलों का आनंद लिए होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे झील है स्टूडेंट्स, वहाँ आप शायद गए भी होंगे, ठीक है। यह कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज ये करते हैं।
वो शायद नहीं करते स्टूडेंट्स। काहे कि क्योंकि जो झीलें होती है वो भी एक तरह का आकर्षण उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी के सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है इसे झील कहते हैं। यहाँ झील का जो उदाहरण दिया है स्टूडेंट्स, क्या दिया है कि पृथ्वी के सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सही है स्टूडेंट्स। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है, अलग है। ठीक है, अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। कुछ कुछ हैं स्टूडेंट्स जो 12 मासी होती है यानी अस्थायी होती है, और कुछ कुछ हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ वर्षा के समय रहती है, उसके बाद गर्मियों के दिनों में वह सूख जाती है। जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झील। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। जो बर्फ चादरों के फलस्वरूप हुआ है स्टूडेंट्स वो तो 12 मासी होंगी। ठीक है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। कुछ झीलें होती हैं जो मनुष्यों के द्वारा किसी कारणवश बनती है। ठीक है, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। जो गोखुर झील है स्टूडेंट, जैसे कि कोई नदियाँ पहले से जा रही थी और अचानक जगह बदल देती है। ठीक है, इधर बदल देती है और इधर से जाने लगती है, तो ये जो बच गया स्टूडेंट्स वो आपका गोखुर झील हो गया। ठीक है, स्पीड तथा बार रोधिका तटीय गोखुर झील, ठीक है स्टूडेंट्स, गो के खुर के समान हो जाती है। स्पीड तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलकित झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। ये इन्हीं का उदाहरण है स्टूडेंट्स। अंतर्देशीय भाग देखिए आप यहाँ पर किस प्रकार से है। यहाँ लोकताक झील है ये। ठीक है, यहाँ देखना स्टूडेंट्स, झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील जो एक लवण जल वाली झील है। यहाँ देखते हैं राजस्थान की सांबर झील जो है स्टूडेंट्स वो लवण वाली झील है। ठीक है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया भी जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। जो मीठे पानी की झीलें हैं स्टूडेंट्स वो हिमालय की तरफ है, और लवणीय वाली झीलें कहाँ है? राजस्थान तरफ। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की उलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। जो उलर झील है स्टूडेंट्स वो किससे बनी है? और हिमानियों के पिघलने से बनी है। ठीक है, हिमानी मार्ग बंध गए, इसके विपरीत भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, भूगर्भीय क्रियाओं से। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील भारत की कौन है? तो उलर झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। ये भी मीठे पानी की झीलें स्टूडेंट्स, इन्हें भी याद रखना चाहिए आपको। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने में भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये स्टूडेंट्स है जिसमें बिजली उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। जो है स्टूडेंट्स झीलें वो बहुत ही लाभदायक है। वो क्या करती हैं? जब वर्षा होती है बाढ़ समय वो बाढ़ को रोकती है, और सूखा के मौसम में पानी को बहाव को संतुलित करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। ये बहुत ही काम करते हैं। जैसे जल विद्युत का उत्पादन भी हो जाता है और हम लोग देखते हैं तो बढ़िया लगता है, मनोरंजन का साधन बन जाता है। नदियों की का अर्थव्यवस्था में महत्व। जो नदियां हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम में क्या महत्व रखती हैं? ठीक है, संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। जो नदियों का जल है वही बहुत बड़ा संसाधन है हमारे लिए।
अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? नदियों की जल ही। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों का की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। आपको तैयार करने को बोल रहा है स्टूडेंट्स। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई एवं संचालन जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व है। नदियों के कारण ही स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं बढ़िया से कृषि वगैरह कर पाते हैं, ठीक है। अन्यथा बहुत खर्चा भी लगता और शायद बढ़िया से ना हो पाए। नदी प्रदूषण, नदी को प्रदूषण भी हो रहा है स्टूडेंट्स। बढ़ती जनसंख्या नदी का प्रदूषण का कारण बन रही है, ठीक है। और प्लास्टिक वगैरह फेंक देती है तो अच्छा नहीं करती, ठीक है। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है और दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। जो कचरा वगैरह डाल देता है स्टूडेंट्स वो बहुत गलत होता है, ठीक है। इसी के कारण जो है ना हमारी नदियाँ जो है सो गंदी हो जा रही है, प्रदूषित हो जा रही है। बल्कि नदी अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। जो है नदियाँ तो अपने आप को खुद स्वच्छ करती हैं, उसकी गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है जो फैक्ट्रियों का प्रदूषण होता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। जो गंगा नदी है वो बहुत ही प्रभावित है, यानी कि जो इसमें प्रदूषित है और अपने को खुद को बहुत स्वच्छ कर सकती है, ठीक है। फिर भी बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ती हुई औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ती प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना है। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, नदी जो गंगा नदी है उसको स्वच्छ करने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं और होती भी हैं, पालन भी होती है, ठीक है। बहुत कम हो चुकी है प्रदूषण गंगा नदी का। प्लास्टिक वगैरह डालना मना ही है अभी, ठीक है। तो उससे बहुत ही बढ़िया हो रहा है, ठीक। नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बहुत तरह से प्रभावित हो सकता है। जैसे नहाने जाते हैं या फिर कुछ भी पानी वगैरह लेने जाते हैं तो किस खेती वगैरह में फिर लगाएंगे तो उसके प्रदूषण की वजह से बहुत सारा बीमारी हो सकता है। स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक विवाद प्रतियोगिता आयोजन करें। आपको करने बोल रहा है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी के लिए एक अलग वीडियो आएगा स्टूडेंट्स और नोट्स के लिए भी, ठीक है। तो अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाएंगे। आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम और भी वीडियो बनाएंगे तो आपको मिलता रहे। और भी कक्षाओं का, जैसे कि 6ठी कक्षा से स्टूडेंट्स हम MA तक का ज्योग्राफी कंप्लीट करवाते हैं तो कर देंगे स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल CSR ज्योग्राफी में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। वंदे मातरम। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।